हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस अपना जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है उसका डे 48 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 48। ठीक है स्टूडेंट, नाउ पहले पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है इसका? सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स। हमारे पास 1 2 3 4 4 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। देन उसके बाद एक मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम, सॉरी मल्टीपल करेक्ट, दो मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। एंड चार हमारे पास में कैसा है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखी है ना। ठीक है, लास्ट में उसका आंसर की दे रखा है। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम, बस देखने में आपको थोड़ा डरावना प्रॉब्लम लग सकता है, हॉरिबल टाइप ऑफ, है ना, क्योंकि बहुत ही इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। हमें कैलकुलेट करना है जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ऐसे बड़ा सा फंक्शन दे रखा है इन -50 से 50, वेयर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है ना। ठीक बात है ना। नाउ अब देखो हमारे पास में क्या दे रखा है सॉल्यूशन। अगर हम देखें तो जी एक्स अगर हम कैलकुलेट करें, जी एक्स क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो देखो यहाँ दे रखा है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस है ना। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर दे रखा है ना। अच्छा, एक और बात देखें तो अगर आप पॉइंट को यहाँ से समझें, इस वाले पॉइंट को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ पावर 4x बचा, प्लस में साथ में क्या बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 4x, कुछ ऐसे आ गया ना। ठीक है, प्लस साइन, इस वाले पार्ट को और देखते हैं ना, इस वाले पार्ट को मैं इसके साथ कंबाइन कर लूँ। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक्स बन जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ 4x, और ये भी क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 4x बन जाएगा। कैसे, हमें पता है ना एक फॉर्मूला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना आता है, एक्स आता है ना। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक की वैल्यू तो आ गई। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, एक टर्म ये बच गया, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर 4x तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स पावर कॉस स्क्वायर ऑफ 4x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा अपने आप में, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया, और दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ 4x। तो एक्स स्क्वायर हमने ओवरऑल से कॉमन लिया तो इसका वैल्यू 1 बन गया। फाइनली ये कितना लिखा हुआ है, जी एक्स जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हमेशा ही कैसा आना है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल आना है, -50 से +50 में, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी अगर हमें निकालना है, क्या आंसर आएगा, डी। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल रहेगा, 0 पॉइंट पे, बाकी मतलब हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, डी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम समझो ना, बहुत ही ध्यान से समझना, अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, जी एक्स हमारे पास में ये दे रखा है, मैक्सिमम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, वाई 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स आपसे पूछा हुआ है कि जी एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स एज। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो आप पॉइंट को समझिए कि जी एक्स इक्वल टू है क्या, हमारे पास ये दे रखा है, मॉड ऑफ मैक्स, सॉरी मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये गिवन है। अब आप ध्यान से देखें तो ये तो अंदर एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है हमारे पास, बाई में क्वाड्रेटिक है ना। ठीक है, अगर बाई में अगर क्वाड्रेटिक है तो अगर क्या आएगा, इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो y बराबर 0 और पाई बराबर x आ रहा है, मतलब एक तो यहाँ 0 और एक इस वाले पॉइंट पर 0 आ रहा है। ये कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक बना हमारे पास। ठीक है, ये तो आया, इसका डायग्राम आया। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड ले लूँ, मॉड लेने से क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला हिस्सा अगर ऊपर चला गया तो हमारे पास ये डायग्राम बना। ठीक है, ये वाला डायग्राम आ गया, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाई एक्सिस है, और टी बराबर कुछ ऐसे ले लेते हैं, टी बराबर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये वाई आ गया और ये टी एक्सिस हो जाएगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो वाई है वो कैसा वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट समझो, ये वाला पॉइंट तो x है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो y कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। अब देखो 1 क्या है,
y यहाँ पर है ना। अब देखो समस्या ये है कि y शायद यहाँ हो सकता है, मतलब 0 से लेके 1 तक इतना सा ही y हो। सपोज करो अगर इतना सा ही अगर y हुआ, अगर मान लो कि y हमारे पास में 1, देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू 0 से 1 तक गए, 0 से 1 में अगर 1 दिखा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, 1 अगर यहाँ हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 1 अगर यहाँ हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 1 अगर यहाँ हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और 1 अगर यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, y का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो y इक्वल टू अगर 1 पुट कर देंगे तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस x आ जाएगा। ये आया। ये कब आया, जब 1 यहाँ पर है, मतलब अगर मैं बात करूं कि xy2 जो है और 1 की बात करें तो 1 कैसा है, हमने xy2 से छोटा है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अच्छा अगर मान लो xy2 अगर हो गया, 1 अगर यहाँ पहुंच गया, तो x बराबर अगर 2 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर, मतलब हम क्या पुट कर देंगे, y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू जब 1 पुट कराएंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, यही बनेगा ना। ठीक है ओके चलो अभी बात समझाते हैं ना, इक्वल टू का पॉइंट अभी समझाते हैं ना, यहाँ तक की बात रही ना। हाँ, y अगर देखो यहाँ समझ लो ना, y का वैल्यू अगर 1 हो गया तो y इक्वल टू अगर 1 हो गया, यहाँ पहुंच गया है ना, तो xy2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, xy2 का वैल्यू 1 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ गया। अच्छा x इक्वल टू अगर 2 पुट कराएंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पर इक्वल टू तक हम ऐसे बोल देते हैं ना। ठीक है, अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हमारे पास 1 यहाँ कहीं रहा, तो अगर मान लो कुछ ऐसे कर जा रहे हैं, अपना 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, y कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, 1 अगर मान लो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इन दैट केस अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू आई। तो हमने क्या किया, y बराबर यहाँ पे xy2 पुट किया, तो ये x² बाई 4 बना, यहाँ xy2 तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, x² बाई 4 आ गया। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आया। ये कब आएगा, अब देखो भाई, अब 1 अगर यहाँ रहेगा, यहाँ चलता जाएगा ना। अब इधर ध्यान दो तो डायग्राम पर है ना, मैं डायग्राम पे यहाँ पे कर्सर को देखिए आप है ना, अगर मान लो 1 यहाँ रहेगा तब भी ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, 1 अगर यहाँ भी पहुंच जाएगा तब भी यही मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मतलब अगर पॉइंट को समझें, हाँ तो बच्चे समझिए ना, x² बाई 4 है ना, तो अगर यहाँ तक भी पहुंच गए, मतलब देखो आप इस बात को समझिए कि अगर मान लो कि अपन यहाँ तक अगर मूव कर रहे हैं, कि अगर 1 हमारे पास में अगर इस इंटरवल में रहा ना, करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू और निकाल लेता हूँ, ये वैल्यू क्या आएगी ना, y का वैल्यू क्या रहेगा ना, ये चेक कर लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ तक अगर आप मूव करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आएगी ना। ठीक है, अब हमारे पास में क्या रहा, आपको एक बात समझ में आई, तो पहले मैं ये वाला पॉइंट निकालता हूँ ना, ये वाला पॉइंट क्या रहेगा। अच्छा अगर देखें तो इस लाइन को अगर मैं देखूँ तो ये कितना आ रहा है, बाई, सॉरी ये आ गया हमारे पास में t बराबर, x का वैल्यू हमने कितना बड़ा xy2 यहाँ पर डालेंगे तो ये आ जाएगा x²बाई 4 आ गया, t का वैल्यू ये आ रहा है ना। अब हमारे पास में ये लाइन आ रही है t इक्वल टू x² बाई 4 का, और ये ग्राफ आया हमारे पास ये है ना। अब देखो मोड के बाहर जा रहे हैं तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा y² माइनस ऑफ xy बराबर में कितना आ गया, x²बाई 4 आया। ठीक है, इसके बाद में पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट ही खुल जाएगा ना। ओके है ना, यहाँ से अगर देखें हम y का वैल्यू निकालना है हमें ना, तो y² हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ xy, यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ x²बाई 4 इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब पॉइंट समझो, y का वैल्यू एक काम करते हैं, x का आधा कितना हो, xy2 हुआ, तो हमने x²बाई 4 को जोड़ दिया और x²बाई 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो कितना बन गया, y माइनस ऑफ xy2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x²बाई 2 बना, x²बाई 2 हमारे पास यहाँ से आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, xy2 तो यहाँ से आया, एक प्लस माइनस करके आएगा, तो इधर वाला प्लस से मिलेगा, एक और रूट में ये मिल जाएगा माइनस वाला, वो हमें चाहिए नहीं, तो प्लस कितना आ जाएगा, x/√2 यहाँ से आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ साइड में फोटो आजकल आ नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपना यहाँ आराम से लिख सकते हैं ना, x यहाँ से लिखा हमने और इसको हमने रेशनलाइज किया तो ये कितना आ जाएगा, 1+√2 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, ये आया। मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है y का वैल्यू कितना आया हमारे पास, x इंटू कितना आ रहा है, 1+√2 अपॉन में कितना आया, 2 आया। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर जो 1 है, कि ये जो 1 है अगर मान लो कि ये इस इंटरवल में जा रहा है, यहाँ तक अगर जाए कि x इंटू 1+√2 अपॉन में 2, यहाँ से हमने लिखा, और ये क्या सारा 1 जो है xy2 और इनके बीच में है ना,
ऐसे कुछ लिखा हुआ है इन दिस इंटरवल, ऐसे डायग्राम ये लिखा है ना। नाउ अब आप समझे, अगर मान लो वन के, अगर वन मान लो इस पोजिशन पे हुआ, वन अगर मान लो इसके बाहर हुआ है ना, तो इन दैट केस ग्राफ यहाँ कहीं पहुंचेगा, तो इन दैट केस फिर से डायग्राम क्या बन जाएगा, वाई का वैल्यू अपना क्या डाल देंगे, वन डाल देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर यहाँ से वन पे आने लगेगी, तो वाई की वैल्यू वन डालेंगे तो वन माइनस ऑफ मॉड एक्स यहाँ से आ जाएगा। ये हमारे पास इसका डायग्राम आया। अब देखो बात को समझे है ना, बहुत ही अच्छी से बात को समझिए। और ये कब आएगा हमारे पास में, जब ये वाला जो वन है ना, वन इज कैसा रहेगा, वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाए, एक्स इंटू वन प्लस रूट टू अपॉन में कितना आ जाएगा, टू आएगा। ठीक है, वन इससे बड़ा होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए, ये वाले टर्म से बड़ा होना चाहिए। अब देखो अल्टीमेटली आपके पास में क्या है, ये वाला फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन का मुझे क्या चाहिए, जी एक्स, ये बन गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स चाहिए ना, तो जी एक्स हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्म में ये आ गया है ना। नाउ अब आप पॉइंट को समझो कि जी एक्स को मैंने ऐसे थोड़ा अच्छे ढंग से लिखते हैं, इसको देखो सिंप्लीफाई किया हमने, एक्स कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू टू आया, तो टू के इक्वल हो गया, टू से बड़ा, इसको मैं लिख लेता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब फाइनली ये क्या लिखा है, एक्स माइनस वन लिखा हुआ, और एक्स कितना लिखा हुआ है, टू के इक्वल या टू से बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी साइड करते हैं। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि देखो x कैसा होना चाहिए, इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि x इज लेस देन इक्वल टू टू आएगा, एक तो इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो, और यहाँ से अगर देखें x टू से छोटा होना चाहिए, एंड ये वाला जो पोर्शन अगर समझें कि x वन प्लस, जैसे टू हमने यहाँ लिखा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू तो यहाँ आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, वन प्लस रूट टू, यहाँ से आया, आपने इसको रेशनलाइज किया तो कितना आ जाएगा, रूट टू माइनस वन, और यहाँ से नीचे वन बन जाएगा। एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू रूट टू माइनस वन, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे छोटा होना चाहिए एंड इससे बड़ा होना चाहिए, तो मतलब हमारे पास में क्या मालूम चल गया कि एक्स जो आ रहा है वो टू के इक्वल आए और से छोटा, और यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये अपना कितना लिखा हुआ है, वन पॉइंट समथिंग यहाँ लिखा हुआ, तो छोटा नंबर ही है ना, तो यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगा, टू इंटू रूट टू माइनस वन। ठीक है, इन दैट केस इसका वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर बाई फोर आया। ठीक है, अब देखो इसको मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ही रहने देते हैं ना, यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक्स की अगर बात करें तो ये टू चला गया यहाँ पर, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बनेगा टू अपॉन कितना आ जाएगा, वन प्लस का रूट टू आया, तो टू माइनस ऑफ ऐसा कुछ आ जाएगा। एक्स कैसा होना चाहिए कि टू इंटू कितना आएगा, रूट टू माइनस वन से छोटा, सॉरी हाँ रूट टू माइनस वन से छोटा आना चाहिए, पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आ रहा है ना। अब देखो अच्छा, अगर रूट टू माइनस वन की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, पॉइंट समथिंग जिससे मान लो यहाँ पर आया, तो इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन आ गया, और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, जैसे मान लो अप टू इन्फिनिटी तक गया है ना, तो ये मान लो आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा ना, कुछ ऐसे आया। इन दिस इंटरवल ये कैसे खुलेगा, माइनस साइन से ही खुलेगा ना। ठीक है ना, अब देखो आप डायग्राम को समझिए ना, अगर मैं इसका आप डायग्राम बनाऊँ ना, एक्स का वैल्यू हमने क्या लिखा, तो जीरो से लेके इतना जा रहा है, फिर टू से जीरो इस वाले पॉइंट तक गया, फिर यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू वन आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके अगर डायग्राम देखें तो माइनस एक्स प्लस वन तो डिक्रीजिंग बनेगा ना, और एक्स का वैल्यू हमने ये डाला टू रूट टू माइनस टू डाला ना, तो वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू हमने डाला टू रूट टू, यहाँ डालेंगे तो टू रूट टू माइनस का टू डाला, तो यहाँ माइनस टू रूट टू आने का, यहाँ प्लस का टू बना और प्लस का वन बना, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री माइनस ऑफ टू रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग बनेगा, और एक्स के इस वैल्यू पे कितना आ जाएगा, थ्री माइनस ऑफ टू रूट टू, ये पॉजिटिव ही नंबर रहेगा ना, हाँ तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आया। ठीक है, उसके बाद में एक्स का वैल्यू अब हमने देखो टू इंटू रूट टू माइनस वन यहाँ पर डाला ना, ये देखते हैं सेम आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और एक्स का वैल्यू जब टू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू वन आ जाएगा ना। ठीक है, देखो शायद इस पर वैल्यू निकालते हैं, टू इंटू रूट टू माइनस वन यहाँ डाला, तो टू से डालेंगे तो फोर हो जाएगा, और रूट टू माइनस वन जब मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर और प्लस वन, तो थ्री यहाँ से आएगा, माइनस टू रूट टू, मतलब यही वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स के इस पॉइंट पे ये वैल्यू आएगी,
ठीक, और इसका डायग्राम तो कुछ ऐसे बन रहा होगा, मतलब हमें ये कुछ ऐसे डायग्राम बन रहा होगा, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, ये वाला हिस्सा आया। ठीक है, और वन पे सॉरी टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, टू ही आ रही है ना, सॉरी एक्स को टू डालेंगे तो वैल्यू कितनी आई, वन आई। ठीक है, और टू के बाद में कितना आ रहा है, टू पे वैल्यू वन आ रही है, तो कुछ ऐसे करके ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास में, एक्स का वैल्यू हमने कुछ किसी एक पॉइंट पे निकाल दिया, तो ये आ रहा था 3 माइनस ऑफ टू रूट टू आया, 3 माइनस ऑफ टू रूट टू, ये आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या आंसर आएगा, 3 माइनस ऑफ टू रूट टू, मतलब ये ऑप्शन बी आया है ना। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान और बढ़िया प्रॉब्लम था ये ना। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो ठीक है, नहीं क्लियर हुई तो इस वीडियो के सॉल्यूशन को, या फिर सॉरी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो वीडियो सॉल्यूशन है उसे आप एक दो बार फिर से देखो ना, आई एम श्योर आप समझ जाओगे ना, कहीं कोई समस्या नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बी आएगा सर, इसका आंसर की नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ ना, ताकि मुझे बाद में अपडेट भी कर देंगे बी। ओके क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नहीं बेटा, ओके बच्चों ना। अच्छा बच्चों, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, एक एफ एक्स ये है। ठीक है, देन फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ ए देयर इज एटलीस्ट वन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, देयर इज एटलीस्ट वन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ आर द सेम सेट, मतलब डोमेन और रेंज कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अब देखो पहले तो आप इस बात को समझिए ध्यान से अच्छे ढंग से कि एफ एक्स बराबर लिखा क्या है, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स, ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर। ठीक है, अब देखो इस क्वाड्रेटिक की अगर बात समझे, अगर मान लो एक अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक हुआ, एक रूट तो इसका जीरो आएगा, मान लेते हैं कि अपवर्ड ओपन तो इधर की साइड में एक रूट आ रहा है, या फिर ऐसे मान लेते हैं ऐसे कुछ आया, अगर मान लो ऐसा पॉसिबिलिटी रहा, इन दैट केस तो हमारे पास में भैया डोमेन कितना आ जाएगा, ये इसका डोमेन आएगा। ठीक है, और इधर भी इसका डोमेन आएगा, और रेंज हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर के अप टू ऐसे कुछ जाएगा। तो देखो अब रेंज जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा, पर डोमेन क्या आ रहा है, इस इंटरवल में आएगा और इस इंटरवल में आएगा। क्या आप बात समझ पाए? ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट समझिए भाई, इसका डोमेन है ना, तो ये ग्रेटर देन डोमेन के लिए क्या करा होगा, इस वाले पार्ट को ग्रेटर देन जीरो कराएंगे, अपवर्ड ओपन बनेगा तो यहाँ वाले हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है, इस वाले हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये डोमेन आया और रेंज ही आया है ना। मान लो अगर इस थोड़ी करके इसका डायग्राम कुछ ऐसे बना, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए, तो कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आया है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर ले लिया, ये आंसर आपने ले लिया, और डोमेन ये आया। तो डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज बराबर नहीं आएंगे इस केस में भी। ठीक है, तो कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है, अब आपको समझना चाहिए कि अपवर्ड ओपन वाला नहीं चल रहा, तो डाउनवर्ड वाला मैं ये वाला केस लेके दे दूँ। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ गया, ये सेलेक्ट कर लिया। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में डोमेन कितना आया, ये इसका डोमेन आया, इतने हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है। तो अब देखो डोमेन हमारे पास कहाँ से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और एक्स का वैल्यू अगर देखें तो कितना है, माइनस बी बाई ए आया। अच्छा, रेंज की अगर देखें जीरो से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है, हाँ इस केस में डोमेन इक्वल टू रेंज हो सकता है ना। ठीक है, अब देखो रेंज की अगर बात करें तो भाई डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन तो आ गया जीरो से लेकर के माइनस बी अपॉन ए आ गया। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक है तो ये वाला वैल्यू तो हमारे पास में कितना आ रहा होगा, माइनस डी अपॉन फोर ए आ रहा होगा। ठीक है, माइनस डी अपॉन फोर ए अगर मैं लिखूं तो माइनस डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो जीरो आ गया, अपॉन में फोर इंटू ए, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए आया। ठीक है, बट रेंज किसका निकालना है, अंडर रूट का जाएगा, तो जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, रेंज अगर मैं लिखूं, अगर इसका रेंज लिखा जाए तो जीरो से लेकर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी बाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई फोर, ऐसे लिख देते हैं ना। ठीक है, अब देखो एक बात आप समझो कि ये अंडर रूट में नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस तरह के डायग्राम को होने के लिए ए खुद कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब रेंज इक्वल टू कितना आ रहा है, डोमेन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस बी अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई फोर ए आया, ये कंडीशन आई। अब क्या है, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कराएंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ से लिखा अपॉन में कितना आ जाएगा, फोर ए आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, और ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में,
ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए को इधर भेज देते हैं और 4 को इधर भेज देते हैं। ए बराबर कितना आ गया, -4 आया। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, -4 आया। बस ए की वैल्यू आएगा, ठीक है। एक ही केस पॉसिबल रहेगा, ए इज इक्वल टू -4, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए पूछा हुआ है, हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ ए इज देयर, है ना। कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आंसर थर्ड का बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों ना, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड का बी इज करेक्ट ऑप्शन ना, बिल्कुल सही। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, अल्फा एंड बीटा एन आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। और आपसे पूछा हुआ इस समेशन के बारे में, एन बराबर 1 से लेकर के 2021 तक, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके हम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। तो उसको देखते हैं ना। अब देखो पहला काम तो हमने क्या किया, इसी को सिंप्लीफाई किया, अल्फा पावर अल्फा एन +1 और बीटा एन +1, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। इसको मैंने लिखा अल्फा एन इंटू बीटा एन, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर आएगा अल्फा एन प्लस बीटा एन आएगा, और यहाँ से प्लस में 1 आ गया, ठीक बात है ना। अगर पॉइंट समझू, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो कितना आ जाएगा, -(n²) आ जाएगा, सॉरी सी वाई है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना आ गया। सम ऑफ रूट अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -(n+1) आ जाएगा। उसके बाद +1 मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, n² -n, तो n तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो n-1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वही आ जाएगा, सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -b/a आ गया, तो कितना आया हमारे पास में, -(n+1) आ गया। यहाँ से +1 आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस बात में। अब ये n=1 से लेकर के हमारे पास कितना जा रहा है, 1 वाले पार्ट में देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं, n=1 को यहाँ से हटा देता हूँ, n=1 पे मैं अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, n=1 जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, x² यहाँ से आएगा, 2x यहाँ से बनेगा, और n=1 हमने यहाँ से पुट किया तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर पुट किया, 1 यहाँ पुट किया, तो +1 बराबर 0 आया, है ना। मतलब अगर रूट की बात करें तो एक रूट -1 आ रहा है, दूसरा रूट भी कितना आ रहा है हमारे पास में, -1 ही आया। अल्फा 1 का वैल्यू भी कितना आ रहा है, -1 आया, और बीटा 1 का वैल्यू भी कितना आया, -1 आया। -1 से 0 ही हो जाना है ना, ओके। बेटा एक बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, करेक्शन है प्रॉब्लम में, क्योंकि n बराबर 2 से है, क्योंकि n बराबर 1 से तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया ना, करेक्शन अगर आपको मालूम चल गया तो उसका तो प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है ना। क्या लिखा हुआ हमारे पास में, एक सीरीज लिखा हुआ है ना, सीरीज कुछ ऐसे लिखा हुआ, 1/n इंटू n-1, n=2 से लेकर के हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2021 तक गए ना। इस सीरीज का आपको सम लिखना है, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, 1/n हमने यहाँ लिखा, n-1 यहाँ लिखते हैं ना, 1/n हमने यहाँ से लिखा, और यहाँ माइनस साइन, ठीक है। तो n -(n+1) ना, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब n= कितना है, 2 से लेकर के 2021 तक। पार्शियल फ्रैक्शन क्या एक ही बार में कर सकते हैं ना। अब देखो n का वैल्यू आप जब डालेंगे यहाँ पर, है ना, तो एक का डिफरेंस आ रहा है ना, तो समझो ना, वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। वैसे सब काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा ना। n का वैल्यू आपने 2 डाला तो कितना बना, 1 -1/2 यहाँ से बना, प्लस साइन, n का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 -1/3 आया, ठीक है। n का वैल्यू आपने 3 डाला तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 यहाँ से आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल रहे हैं, 4 डालने पे यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब प्लस साइन, ऑफ n का वैल्यू आपने 2021 यहाँ डाला तो यहाँ तो 2020 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2021 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट को समझो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या बचा, 1/1 -1/2021 यहाँ से बचा, ठीक है। आपने एलसीएम लिया 2021, तो ये 2020 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2021 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आया, a/b ये आ रहा है,
कहना क्या चाह रहा है, अगर a अपॉन बी इतना आ रहा है तो a और b आर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो b माइनस ए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। आंसर क्या रहेगा, फोर्थ का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चे, समझ गए आप लोग ना। अच्छा देखो, इस बात को मैं क्या कह रहा था ना, बस एक का डिफरेंस आ रहा है ना, तो मतलब क्या n बराबर 1 मतलब एक, और n बराबर n मतलब ये टर्म इधर से एक टर्म और इधर से। अब क्या है, ny जो छोटा है उसमें आप क्या करो, छोटी वैल्यू डाल दो ना, n का वैल्यू 2 डाल दिया तो 1 आ गया। ny जो बड़ा है, ये ny बड़ा है, इसमें क्या करो, लास्ट वाली वैल्यू डाल दो, 2021 यहाँ डाल दिया। ऐसे आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, बजाय हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, मैं जनरली क्लास में सिखाते भी हैं सब बातें, पर आप लोग हमसे पढ़े नहीं है तो शायद जानते भी होंगे। वैसे क्या है, नॉर्मल सी बात है, सभी सर सिखाते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, फोर्थ का आंसर ए आया। फोर्थ का आंसर भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ का आंसर कितना जाए, ए है ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। ठीक है बच्चों, ना आगे मूव करें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम कैसा है हमारे पास, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम दे रखा है ना। मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स में पहला पढ़ते हैं, ए और बी हमारे पास में दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर 2 दे रखा है सच दैट, एक ये मैट्रिक्स है, दूसरा ऐसा कुछ की कंडीशन दे रखा है ना। पूछा बी जे सिमेट्रिक, ए पावर एन इतना आएगा, और ऐसे इनकी डिटरमिनेंट के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही बढ़िया ढंग से सॉल्व करते हैं। समझो ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज कितना दे रखा है, ऐसे मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 1 2। ठीक है ना, दूसरे अगर बात करें तो ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0 1 1 0। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझो आप यहाँ से, मैं एक काम करूँ, इसका एडजॉइंट ले लेता हूँ मैं, सॉरी इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ओवरऑल का ट्रांसपोज लिया, तो इस पूरे का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी का पूरा ट्रांसपोज लिखेंगे तो अंदर भी ट्रांसपोज पहुंचा देंगे ना, और यहाँ अगर जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसे कितना आ जाएगा, 0 1 1 0, यही आ जाएगा ना। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे ना, इसको फिर सेकंड कॉलम में, ठीक है ना, यही आ जाएगा। अब देखो हमारे पास मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर आपने ऐसा लिखा तो देखो यहाँ से ये सेम टू सेम टर्म बन गया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 2a बराबर अगर यहाँ से निकालें तो 2 तो यहाँ से आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया ना, मतलब 2 इंटू, अगर इसकी बात करें तो 1 1 1 1 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अच्छा a का वैल्यू कितना आया, ये आया 1 1 1 1। अच्छा व्हाट वी हैव टू फाइंड ना, बी जे सिमेट्री, बी के बारे में बात कर रहा है, ए पावर एन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले ए पावर एन की समझ लेते हैं। ए स्क्वायर में यहाँ से लिखता हूँ, ए स्क्वायर जब लिखेंगे तो 1 1 1 1 तो यहाँ से लिखा हुआ है, और 1 1 1 1। ठीक है, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराया आपने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 यहाँ पर आ गया, ऐसे इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो ये आया। अच्छा अगर मुझे ए क्यूब लिखना है तो मैं यहीं से लिख दूँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 2 इंटू ए आ गया, और यहाँ से ए आया तो 2 इंटू ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू ए आ गया, ए क्यू ये आ गया। अगर मान लो कि मुझे ए पावर एन लिखना है तो कितना आ जाएगा, 2 पावर ऑफ एन माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। समझ गए, ये इसका आंसर हुआ, जो कि दिखाया तो ऑप्शन भी तो नहीं आ सकता ना, ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे समझ में आई कि मैट्रिक्स ए ये आ रहा है ना, ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास में ये आया है ना। अच्छा ए स्क्वायर से मतलब ए के फॉर्मेट में ही आ रहा है ना। अच्छा देखो अभी देखो ए स्क्वायर ये भी इन टर्म्स ऑफ आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए आ रहा है ना, ये 2 स्क्वायर इंटू ए आ रहा है, ऐसे कुछ करके आ रहा है, मतलब कुछ जुड़ करके कुछ ऐसे बन जाएगा ना, कुछ 10 15 20 50 कुछ ऐसे मैट्रिक्स बना ना, मतलब फाइनली क्या बनना है चाह रहा है, कांस्टेंट ए और मैट्रिक्स ए ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, तो ए हमारे पास में ये लिखा हुआ, के को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट कितना ना, 0 आ जाएगा। ये बात सही है मतलब। ठीक है, वो नंबर्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या आने वाला क्या नहीं ना। बी के बारे में बात करते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हमने दोनों को जोड़ दिया तो मैट्रिक्स ए आ गया था। अब एक काम करता हूँ मैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे येलो पेन से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में येलो पेन से बात करेंगे ना। अगर मान लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट जब कराएंगे 2 में से 0 जाएगा तो 0 आ गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर
2 आ जाएगा। अच्छा 2 को अगर आपने बाहर निकाल दिया तो 2 इंटू ये तो क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आई आ रहा है तो इसका मतलब बी का मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर बी अगर आइडेंटिटी है, बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, तो बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी हुआ तो मतलब बी भी कितना होगा, आई मैट्रिक्स रहा होगा। तो बी हमारे पास में क्या है, हमारे पास आई मैट्रिक्स है, तो आई इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई तो हमारे पास ये बन गया, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही बात है, ये सही है ना। अच्छा आगे बोला है बी, और बी स्क्वायर है तो आई बन रहा है ना, आई 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 5 बार आई आ गया, तो 5 टाइम्स ऑफ आई आया, तो ये तो 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 स्क्वायर करके बाहर निकलेगा, आई का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये 0 नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5वें का अगर ऑप्शन पकड़े तो क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा एंड ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ चुकी है ना। ठीक है बच्चों ना, अगला प्रॉब्लम करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर मैच कर लेते हैं पहले। फिफ्थ का आंसर क्या दिया, ए और सी, फिफ्थ का आंसर ए और सी बिल्कुल सही है ना। नाउ अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से समझना ना, बहुत ही आसान सा और बढ़िया प्रॉब्लम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए बी बराबर ए सी दे रखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द इन सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड सी आर 4 and 2 दे रखा है ना। अब देखो बात को समझो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। ओके एक बात तो मुझे ये मालूम चलिए ना, साथ में क्या दे रखा है, इन सर्कल, इसका इन सर्कल ये आया, ठीक है। फ्रॉम द वर्टेक्स ए से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 4 है। सी से अगर बात करें तो वर्टेक्स सी से आ रहा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 2 आया, ये 2 आया। साथ में उसने बोला है कि ए बी बराबर ए सी है, तो ये लेंथ 6 आ रहा है, तो ये लेंथ भी 6 आने के लिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये लेंथ भी 2 होगा, तो ये लेंथ भी 2 हो गया है ना। मतलब एक ट्राइंगल के हमारे पास तीनों साइड्स मालूम चल गई, ये साइड लेंथ 6 है, ये साइड लेंथ 6 है और ये साइड लेंथ 4 है, द 6 6 और 4, कहने वाली बात ये है। तो ये ए बी सी ये आ गया हमारे पास में ना। अब देखो हमारे पास में क्या पूछा हुआ है, ए आई है ना, इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस। अब देखो जिन बच्चों को नहीं पता है तो आई ए का इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना आता है, आर कोसेक ऑफ ए बाई 2 आता है। ठीक है, कैसे आता है वो भी समझ सकते हैं अपना, है ना। देखो ये हमारे पास इन सेंटर है, ये टचिंग पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट 90 बनेगा, यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, साइन ऑफ ए बाई 2 लगाते हैं, इस वाले में साइन ए बाई 2, तो परपेंडिकुलर तो आर आ गया और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ए आई आ जाएगा। आई ए कितना आ जाएगा, आर कोसेक ए बाई 2 पे डायरेक्ट याद ही रहता है ना। अब देखो हमसे क्या इन तीनों का रेशो पूछा हुआ है, तो आई ए रेशो आई बी रेशो आई सी अगर निकालें तो कितना जाएगा, आर कोसेक ए बाई 2 आर कोसेक बी बाई 2 ऐसे कुछ आएगा। मतलब आर कोसेक ऑफ ए बाई 2 कोसेक ऑफ बी बाई 2 और कोसेक ऑफ कितना आ जाएगा, सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एंगल ए बी सी लिखना है, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा और एंगल सी क्या होगा ना, इसके बारे में बात करनी है। अब देखो बात को समझो, एंगल ए बी सी के बारे में अगर समझे तो समझते 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 हैं तो क्या समझ ले, है ना। तो बात ये है कि हमारे पास में एक बार मैं साइन रूल ला के देखूँ, क्या एंगल डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे क्या अपना। यहाँ से अगर लिखें 4 अपॉन साइन ए, ठीक है, 6 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 अपॉन साइन सी। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई, बी इज इक्वल टू तो सी आया है ना, एंगल बी इज इक्वल टू सी आ ही रहा है, ये एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा, क्योंकि सामने वाली साइड से ही आ गया ना। तो बी इज इक्वल टू सी लिखेंगे तो हमारे पास में साइन ए यहाँ से नहीं निकाल पा रहे क्या डायरेक्ट, तो साइन रूल ही लगा देते हैं डायरेक्ट ना। अच्छा इन रेडियस और साइन ऑफ ए बाई 2 अगर मुझे लिखना है तो देखो साइन ऑफ ए बाई 2 पूछना चाह रहा है वो ना। साइन ऑफ ए बाई 2 तो मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी, सॉरी
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में कितना आ जाएगा, बी इंटू सी, ये आ जाएगा ना, साइन ऑफ ए बाई टू, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करके आसानी से मैं इसे लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ बी बाई टू ही लिखते हैं ना। अब देखो साइन ऑफ ए बाई टू अगर मैं यहाँ से लिखूँ, साइन ऑफ ए बाई टू अंडर रूट ऑफ, पेरीमीटर अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ से अगर 4 12, मतलब 12 प्लस 4 16 आ गया, मतलब स्मॉल एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, स्मॉल एस का वैल्यू अगर 8 आ रहा है तो 8 माइनस बी करें तो ये वैल्यू बी लिखा हुआ है, ये वैल्यू सी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। तो साइन ऑफ ए बाई टू जब लिखेंगे तो एस माइनस बी, तो 8 माइनस बी और 8 माइनस सी किया तो यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया। अपॉन में बी इंटू सी करें तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 यहाँ से आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा ना। कोसेक ऑफ ए बाई टू अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आया, इसका वैल्यू तो 3 आया। अच्छा, साइन बी बाई टू अगर मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन में ए इंटू सी, ये आया। एस तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 माइनस ए किया तो हमारे पास 4 आ गया, 8 माइनस सी करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में ए इंटू सी, तो ए ये आ गया, सी ये आ गया, तो यहाँ से तो 4 लिखा, यहाँ से 6 लिखा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 से 4 से 4 क्या जाएगा, 1/√3 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिखा हुआ है, तो कॉस बी बाई टू का वैल्यू ये है, तो कॉस सी बाई टू ये भी कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको √3 से डिवाइड लगा देते हैं, तो क्या आंसर आएगा, √3:1:1 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही है, फर्स्ट है ना, सिक्स का ए आंसर बिल्कुल सही है। इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इतना दे रखा है ना, √2 होगा कि नहीं हुआ, स्मॉल आर निकालना है, तो ठीक है, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल आर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा अपॉन स्मॉल एस यहाँ से निकाल दो। कैपिटल आर मुझे लिखना है, तो कैपिटल आर हम कैसे लिखेंगे, तो स्मॉल आर बराबर आप लोग जानते हैं कितना आता है, 4r साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। वैसे तो खैर क्या है ना, इसका ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू का वैल्यू आपने निकाला ही है, स्मॉल आर आप यहाँ निकाल चुके, तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर आर का फॉर्मूला तो ये लगाना चाहिए, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो डेल्टा हमने निकाला है, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, और डेल्टा इंटू आर, चलो इसको वेरीफाई करने का बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। 6 का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों ना, नाउ अब अगली प्रॉब्लम करते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ना, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, आई लाइक दिस प्रॉब्लम है ना। अच्छा, इसमें आपको एक खास बात भी समझाएंगे ना, क्या दे रखा है, एफ एक्स इतना दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 1/3 है ना, इन दिस इंटरवल पूछा हुआ है। ओके है ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, ये सबके बारे में बात कर रहे हैं ना। अच्छा देखो, पहले तो आप एक बात ये समझिए, वो बाद में समझाएंगे, पहले क्वेश्चन ही समझो आप लोग। क्या गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये इंटीजर दे रखा है, प्लस साइन दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 और इसका मॉड, ऐसे कुछ दे रखा है, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो, इंटीग्रल का फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब यहीं से आंसर आना है, जो भी आना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 और इसका मॉड, ये आया है ना। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर मुझे निकालना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा ना, ठीक बात है ना। अब देखो, अब आपको एक्चुअली अल्टीमेटली इसका डायग्राम ड्रॉ करना है ना, और सवाल में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 1/3 गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 1/3 गिवन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ऐसी प्रॉब्लम हम पहले कई बार कर चुके हैं ना, शायद आई थिंक ये 4th या 5th टाइम्स आ रहा होगा। अगर आप प्रॉपरली डीपीपी इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब इस वाले कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, मेनली ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब इसे ग्राफ बनाने में थोड़ा सा पेज है ना, पेज क्या है, जैसे आप ये समझो, अगर आपको कभी भी y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, आपको इसका डायग्राम बनाना होता है ना। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझो, एक एग्जाम्पल से आप समझो, ई पावर एक्स है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका आपको डायग्राम बनाना है, तो देखो बहुत आसान सी बात है, y बराबर 0 ऐसे कुछ लिखो, मतलब एक्स की वाई से बना, इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम आ गया, ई पावर एक्स का है।
अब वाई एक्सिस पे इंटीजर मार्क करो आप लोग। तो ये तो ऐसे कुछ ऐसे आया, y बराबर 1 पे लाइन ही आई। ठीक है, फिर y बराबर 2 का ऐसे लाइन ड्रॉ करो। फिर आप y बराबर 3 की एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया ना। अब देखो 0 to 1 में अगर देखो e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बात करें तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा, 0 और 1 के बीच का रहेगा ना। ठीक, ई पावर एक्स का आउटपुट कुछ भी हो सकता था ना, बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आउटपुट तो हमेशा कैसा आना है, 0 और 1 के बीच में आना है। अब देखो जब ई पावर एक्स खुद जब 0 और 1 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, 1 हो नहीं सकता तो यहाँ पे कितना जाएगा, ओपन आ जाएगा। ठीक है, जब 1 होगा तो इसका वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, 1 और 2 के बीच में ये ग्राफ है, तो इसका आउटपुट कैसा जा रहा है, 1 से बाहर चला गया 1 और 2 के, जबकि इसका आउटपुट कैसा आना था, 0 और 1 के बीच में आना था। कि अगर आप इस वाले हिस्से को यहाँ ऐसे पहुंचा दो, ये आ गया और यहाँ पर ओपन आएगा। फिर आप इस वाले हिस्से को आप नीचे की साइड ले आओ, ये कुछ ऐसे आ गया। समझ गए आप लोग बात को, कुछ ऐसे आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, आउटपुट क्या है, हमेशा कैसा रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो ये ऐसे डायग्राम आ जाएगा, ये इसका डायग्राम आया। नाउ अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो बहुत ध्यान से समझो। पहले तो मैं अंदर वाले पार्ट का डायग्राम बनाएंगे ना, तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझते चलना। अब देखो इसका डायग्राम बनाने में भी थोड़ा पेच है। पहले आप इसका डायग्राम बनाओगे मॉड ऑफ x माइनस 1 का, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का डायग्राम ये आता है। ठीक है, -2 इसको नीचे शिफ्ट कर दिया हमने, तो -2 अगर नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसे पहुंचा। तो y बराबर -2 की लाइन हमने ड्रॉ कराई और इस पर ऐसे कुछ लिखा, समझाते हैं ना। यहाँ से अलग ही डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ समझिए। अब इसका डायग्राम बना रहे हैं आप, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 -2, इसका डायग्राम बना रहे हैं ना। तो देखो y इज इक्वल टू -2 की लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, x बराबर 1 की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ओरिजिन मानते हुए मॉड x का डायग्राम ड्रॉ करोगे। यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, x बराबर 0 डालो तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो मतलब डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा। तो 0 पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आई, -1 आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आप मॉड ले लेते हैं ना, ये वैल्यू 2 आ रहा है। अब इस ओवरऑल का जब मॉड लेंगे तो नीचे वाला हिस्सा उठ करके ऊपर चला जाएगा। तो जो रेड वाला है ना, एक्चुअली ये हमारे पास इसका डायग्राम है, ये 0 और 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ से ये मैक्सिमम 2 तक जाएगा, और ये ऐसे कुछ ऐसे ये बना है इसका डायग्राम। समझे आप लोग मेरी बात को, तो ये इसका डायग्राम बना ना। ये वाला पॉइंट तो क्या लिखा हुआ, x का वैल्यू मतलब ये निकाल देंगे ना, ये चलो अभी x की वैल्यू उसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो समझ लेंगे ना। अब देखो हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम बनाना है, समझ गए बात को। ठीक है, और x हमारे पास कहाँ से कहाँ दे रखा है, -2 से लेकर के 4 तक दे रखा है, -2 है ना। तो मान लेते हैं -2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो -2 जब पुट किया है तो -3, तो 1 आ रहा है। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, -2 पे वैल्यू 1 आ रही है ना। ठीक है, 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू जब 4 पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, 3 बना, 3 -2 कितना है, 4 पे वैल्यू भी 1 आई, 1 आ रहा है ना। और 1 हमारे पास में ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब देखो बात को बड़े ध्यान से समझो, डायग्राम को अब मैं फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, और ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बना, मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू 1 है और यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसे ऊपर गया, 2 तक जाएगा, और फिर यहाँ से कुछ ऐसे नीचे आ गया। फिर उसके बाद में क्या है कि ये वैल्यू 1 की लाइन है, इस 1 की लाइन को ऐसे मार्क करता हूँ मैं पहले। ठीक, तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट तो समझ में आया, 0 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले पॉइंट को निकाल ही लेते हैं, एक्चुअली पॉइंट आएंगे क्या, है ना। तो क्या आ रहा है हमारे पास, इसको 0 कर दिया, बाई कहाँ 0 हो जाएगा ना। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर तो 2 आ गया, x माइनस 1 बराबर +-2 आया, x का वैल्यू आया 1 +-2 आया। एक तो -1 आ गया x का वैल्यू, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली ये जो पॉइंट आ रहा है, एक्चुअली -1 आ रहा है, और यहाँ से आगे आप जा रहे हो तो -2 तक गए, ये आया। और यहाँ से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा अपना 4, और ये वाला पॉइंट है -3। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी आपको पता है कितना आ रहा था, ये पॉइंट x बराबर 1 आ रहा था शायद ना, ये x + 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास इसका डायग्राम हुआ।
अब मुझे बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से समझना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो आपने क्या किया, जीरो बाई इक्वल टू जीरो बाई इक्वल टू वन की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ हमेशा बाई इक्वल टू जीरो और वन के बीच में ही रहना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ तो कभी इससे बाहर ही नहीं जाएगा। ये y बराबर वन की लाइन है, ये y बराबर जीरो की लाइन है, और एक हमने y बराबर टू की लाइन और ड्रॉ कर दी। ये y बराबर टू की लाइन है ना। अब समझो बात को ना, अब क्या रहेगा हमारे पास में। अब देखो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जब वन आएगा है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ये वाला डायग्राम है ना। अब जीरो उसके बाद तो क्या, वन से छोटा ही है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ आया, और यहाँ मैंने ओपन दिखाया, और यहाँ ऐसे कुछ डायग्राम दिखाया। ठीक, उसके बाद में अब जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो और वन के बीच में जाएगा तो कहीं कोई इशू नहीं आएगा, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा, तो ये डायग्राम आ गया। ठीक, अब क्या, जैसे वन पे पहुंचे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब इस वाले टर्म की वैल्यू वन से बाहर गई तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू ये शिफ्ट कर देंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा है ना। यहाँ आया टू पे वैल्यू कितनी जानी है, जीरो जानी है, तो यहाँ पर वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब इसका वैल्यू इस ग्राफ का मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना रहे हैं ना, जब अंदर वाले पार्ट की वैल्यू जब टू गई तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन दिखा देंगे, और जब इससे कुछ जाएगा तो फिर ये नीचे वाला शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ ओपन आ जाएगा। और ये डायग्राम कुछ सॉरी यहाँ तक की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये ऐसे कुछ डायग्राम बना। ठीक है, जब मान लो इसकी वैल्यू वन होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो आ जाएगी, और वन पे यहाँ ऐसे ओपन आएगा, और फिर उसके बाद में जीरो और वन के बीच में तो ये डायग्राम ही रह जाएगा। मतलब जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है ये इसका डायग्राम है। अब बहुत बच्चों को ये बात समझ आई होगी, बहुत को शायद नहीं भी समझ आई होगी, तो बेटा वीडियो को दो तीन बार ढंग से देखो ना, क्योंकि बढ़िया प्रॉब्लम है ये, है ना। सबसे मजेदार यही था ना। ना अब उसके बाद तो खैर क्वेश्चन, अब देखो कहानी अब जाके शुरू होती है। हमें इसका डायग्राम बनाना है, सॉरी हमें तो इसका सॉल्यूशन निकालना था। एफ ऑफ एफ एक्स बराबर कितना है, वन अपॉन थ्री है। मतलब कि इसको आपने टी मान लिया, तो एफ ऑफ टी बराबर कितना आ रहा है, वन अपॉन थ्री आ रहा है, और टी बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, टी आया, ये है ना। अब देखो एफ ऑफ टी का वैल्यू वन अपॉन थ्री आए, तो वन अपॉन थ्री का डायग्राम तो कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं इसको कलर दूसरा वाइट कलर लेते हैं ना, वाइट कलर का बहुत टाइम से यूज नहीं किया। वाई इक्वल टू वन अपॉन थ्री की लाइन ये ड्रॉ हुई, वन अपॉन थ्री की अगर ये लाइन ड्रॉ हुई तो एक सॉल्यूशन तो ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा, और एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन T1 है, ये सॉल्यूशन T2 है, ये सॉल्यूशन T3 है, ये T4 है, ये T5 है, और ये T6 है। अब देखो fx का वैल्यू t है ना, fx का डायग्राम हमारे पास कौन सा है, ये पूरा fx का डायग्राम है, और ये वन से बाहर जा ही नहीं सकता ना। इसकी बहुत सारी वैल्यू जाएगी t की, T1 आया, T2 आया, T3 आया, T4 आया, और T5 भी आया, और T6 भी आ गया है ना, ये सारी वैल्यू जाएगी। अब देखो T1 हमारे पास में कितना आ रहा है, माइनस टू और वन के बीच में, तो fx का ग्राफ तो इसमें है ही नहीं ना, ये जीरो और वन के बीच में, तो T1 करस्पॉन्डिंग कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। T2 करस्पॉन्डिंग माइनस वन और जीरो के बीच में भी कोई ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा ना। ठीक है, ये T2 कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है एग्जैक्टली। अगर T3 की बात करें तो जीरो और वन के बीच में आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास में, ये वैल्यू आई। जीरो और वन के बीच में अगर जाए तो भैया हमारे पास में T3 जीरो और वन के बीच में आ रहा है, तो जीरो और वन के बीच में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो T3 है ना, तो जीरो और वन के बीच का ऐसे जीरो ये आ रहा बनाया, तो ग्राफ से ड्रॉ कराओ तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 और 6 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ से x का जो नंबर ऑफ वैल्यू जाएंगे तो कितने आएंगे, 6 पॉइंट आएंगे, 6 पॉइंट तो यहाँ से आया। ठीक है, अब देखो ओके, अब जैसे हमने T4 पे बात करें तो T4 वन के बाहर चला गया, तो वन के बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा ना, क्योंकि ग्राफ वन के ऊपर जा ही नहीं सकता ना, तो और बाकी कहीं से और कोई सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं है ना। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, 6 सॉल्यूशंस आए यहाँ से। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी ना, नहीं समझ आई है तो फिर से समझना पड़ेगा आपको ना। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, टाइम देने वाला प्रॉब्लम है ना। तो कितना आंसर आ रहा है, 7 का 6 आना चाहिए। चेक करते हैं एक बार, कहीं कोई गलती तो नहीं की ना।
7 का आंसर 6 बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, नाउ अगली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। और 11 बज चुके हैं रात के, और फटाफट खत्म करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ऐसे लॉग में एक से इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स पूछा हुआ है। देखो ये प्रॉब्लम बहुत आसान सा प्रॉब्लम था ना, समझिए ना, इसको मैं आपको हिंट देके भी छोड़ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। क्या करना चाहिए आपको, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो पहला काम, लॉग ऑफ हमने यहाँ लिखा, एक्स माइनस 72 तो यहाँ लिखा, पावर में कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। ठीक है, 3 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 31 प्लस का 1। अब देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। 3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर लॉग से लॉग भी हटा देंगे, मतलब एक्स माइनस 72 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 31 और प्लस का 1 यहाँ से है। अच्छा, इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो एक्स माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 73, और यहाँ से कितना आ गया एक्स माइनस ऑफ 31 आ गया। ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग अगर जब मैं कराऊंगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, 73 का डबल कितना हो जाएगा 146, एक्स यहाँ से आ जाएगा, और प्लस 73 का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ 31 यहाँ से आ गया। ठीक है, एक्स को मैं इधर लेके आया तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आया, तो यहाँ से जाएगा 145 एक्स आ जाएगा ना। अच्छा, 73 का होल स्क्वायर अगर देखें तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मतलब कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ मैं तो ना, वैसे क्या फटाफट भी किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कितना आ गया 5369 आया, उसमें हमने क्या किया प्लस कर दिया 31, 31 और प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 5360 आ रहा है, ये आ गया ना। अब देखो जैसे आपको आप फैक्टर करेंगे ना 5360 ना, अब इसको मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है, ऐड करने पे ये आ जाए। तो देखो अब आप क्या करते हैं जनरली 5360 ना, इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो क्या करना चाहिए, पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 5 टाइम्स तो एक यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 36 ना, तो 0 हमने यहाँ लिख दिया, 36 से जाएगा तो कितना जाएगा 7 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या बचा 1 बचा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक की बात भी क्लियर थी। 2 से अगर डिवाइड लगाए तो 2 से डिवाइड लगाने पे यहाँ कितना जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और एक 1 यहाँ पे बचा तो 6 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगेन इसको 2 से डिविजिबल है क्या है, 2 से डिविजिबल तो है ही ना, तो 2 तो यहाँ से आ जाएगा, 13 बचा तो 6 टाइम डिविजिबल होगा और यहाँ 8 आ जाएगा। अरे अगेन ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 से 8 से देख लेंगे ना कुछ, 2 से अगर डिविजिबल है तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ से, सॉरी 3 यहाँ से आ जाएगा, और 4 यहाँ से आ जाएगा। अगेन ये क्या है 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 से हमने डिवाइड कराया तो 6 टाइम्स जाएगा, और 7 यहाँ से आया तो 67 बना ना, 140 एक्स। अच्छा, एक्स को इधर लेके जाएंगे तो 147 बनेगा ना। अब देखो बात भी समझ में आ रही है, 2 इंटू 4 तो यहाँ से कितना बन गया है 16 बन गया, 16 इंटू 5 कितना बन गया 80, 80 में अगर ये जोड़ेंगे तो 80 और 16 अगर जोड़ेंगे तो 147, तो मतलब फाइनली यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है x माइनस ऑफ 80 तो यहाँ से आया, और x माइनस ऑफ 67 कितना है यहाँ से आया। अच्छा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, एक तो 80 आ जाएगा, ठीक है, 2 से जाएंगे 3, 6 से ही आ रहा है, तो 80, 8 से 14 और ठीक है ना, और 67 सही है ना, ये वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू ये आई। अब देखो आपने क्या लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, जब भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हमेशा जो वैल्यूज आती है उनको आप ट्राई किया करो ना। जैसे आपने 80 और 67 पे ट्राई करते थे, मैं 67 ट्राई कर रहा हूँ ना, 67 को यहाँ पर पुट करते हैं, तो 67 को जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा 67, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, लॉग के अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 72 से बड़ा नंबर ही होना चाहिए ना। क्या आंसर आएगा 80 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स आपसे पूछा हुआ तो क्या आंसर आ जाएगा, सम ऑफ द डिजिट 8 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट आंसर 8 आएगा, 8 का आंसर 8 है ना, बिल्कुल सही मैचिंग बैठ रही है ना, ऐसा आप एग्जाम में नहीं कर सकते ना 8 का 8 ना, यहाँ भी नहीं कर सकते, 8 का 8 बिल्कुल सही है ना। ना आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही प्यारा है और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही प्यारा है, दोनों प्रॉब्लम्स ही बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम्स है ना। फटाफट से ना सॉल्व करते हैं और समझ लो ना बात को। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, लेट y बराबर 3x माइनस 8 बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा है एट द पॉइंट 7,
13 लाइंग ऑन ए पैराबोला, एक पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, ये एक टेंजेंट है एट दैट पॉइंट है, और उसका फोकस कितना दे रखा है -1,1 ना, मतलब ऐसे समझो एक फोकस है उसका -1,1, ये एक टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट क्या है 7,13, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट आ रहा है ना एट दैट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये टेंजेंट है। अब ये फोकस ये आ गया, टेंजेंट ये हो गया, मान लो डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं जाकर के कट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या गया, इफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज एल, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम तो ये आ जाएगा ना, ठीक है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज एल, मतलब एल बराबर कितना दे रखा है 4a दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ही आ जाएगा, ठीक है, तो 4a स्क्वायर है, मतलब हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, अल्टीमेटली बात ये है, मतलब मुझे 4a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा पॉइंट को समझे ना, अब एक पॉइंट आप समझिए कि क्या करें, अगर मेरे पास ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया, अगर मैं ये इक्वेशन निकाल पाया किसी भी तरह से, तो मुझे पता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है 2a आता है। देखो डायग्राम में मैं कुछ यहाँ बनाता हूँ, ये फोकस है, ये ऐसे यहाँ से पास नहीं कर रहा है ना, ये लेंथ कितना आता है 2a आता है बस। अच्छा एक और पॉइंट ये समझो, देखो एस का अगर फोकस अगर मिरर इमेज लें विथ रेस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, तो भैया वो कहाँ लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। पहली बात तो आपको ये कमाल का पॉइंट था ना ये कंसेप्ट, और ऐसा कंसेप्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। अच्छा दूसरी बात कि आपको, और ये 7 पॉइंट है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो भैया ये कैसा आएगा, सेम पॉइंट पर मीट करेगा ना, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसा आएगा, लाइन पैरेलल आएंगी। ये कुछ बातें थी जो आपको पहले से पता होना चाहिए था, इनको नहीं पता है तो अभी ये पता रख लो और फिर प्रॉब्लम को समझते हैं ना। अब देखो मेरे पास पर्पज क्या था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने की बात चल रही थी ना, ठीक है, तो -1,1 है, ये लाइन मुझे पता है, तो ये लाइन कितना आ रहा है 3x माइनस का y और -8 बराबर 0 आया, ये लाइन आया। तो ये फोकस है, फोकस का मिरर इमेज में एच डैश मान लो ना, एच डैश के कोऑर्डिनेट आपने क्या ले लिया, अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, तो क्या मैं आसानी से लिख सकता हूँ उसे कोऑर्डिनेट, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अल्फा +1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा बीटा +1, हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में कितना लिखेंगे -1, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एल डैश, एल डैश का मतलब क्या हो, उस पॉइंट को मैं इस लाइन में पुट करूंगा, फॉर्मूला आप जानते हैं ना, तो -3 यहाँ से आया, प्लस का 1 यहाँ से आया, -3 और +1 कितना हो जाएगा -2 और -8 कितना हो जाएगा -10 आ जाएगा, अपॉन में हम लिखेंगे तो a² + b² लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ से कितना आ गया -1 प्लस ये 2 आंसर आ गया। तो अल्फा का अगर वैल्यू कर मैं समझूँ तो 6 -1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बीटा का अगर वैल्यू समझे तो -2 और -1 तो कितना आ गया -3 आ गया, ये आ गया हमारे पास अल्फा और बीटा, ठीक है, ये आ गया है ना, 5 और -3 हमने यहाँ से ले लिया ना। अब देखो ये पॉइंट मुझे मालूम चल गया, ये पॉइंट पता है कि ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन तो जो है ना, ये 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 जो लाइन होगा इससे फोकस से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसके पैरेलल आएगा, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो देखो ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट पता है आपको, तो मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ, इस लाइन की स्लोप से मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इस लाइन का अगर मैं स्लोप लिखूँ, इस लाइन का स्लोप लिखे हैं m बराबर कितना लिखेंगे, अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास क्या आ गया 5 -3 आ गया। अगर मैं इस लाइन का स्लोप लिखने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा 13 माइनस का -3 तो 16 आ गया है ना, समझना, 7 -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा इस लाइन का स्लोप। भाई इस लाइन का स्लोप कितना आएगा -1/8 आ जाएगा, ठीक है बात। अच्छा इस लाइन का स्लोप मालूम चल गया, पॉइंट मालूम चल गया, तो इक्वेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट्रिक्स लिख सकता हूँ क्या, सवाल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, y - y1, तो +3 हमने यहाँ से लिखा, माइनस स्लोप हमने 1/8 x - x1, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 8y तो यहाँ से आया, प्लस का 24 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का x यहाँ से आया और प्लस का 5 आया, तो x प्लस का 8y तो हमने यहाँ से लिखा, 5 को इस साइड ले गए तो कितना आ जाएगा प्लस का 19 = 0 आया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
अब इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो 2a बराबर -1 यहाँ डाला तो -1 -8 तो -9 आया। यहाँ जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, ये तो मॉड लगा दिया ना। अपॉन में कितना आएगा, √a² प्लस b², तो √65 आया। ठीक है, 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4a हमने लिखा, तो 4a कितना आ जाएगा 20, अपॉन में √65 आया। तो ये तो l आ गया। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, l² का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है। तो l² अगर हम लिखें तो भैया तो 400/65 आ रहा है। 65 से अगर हम देखें तो 6 से कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स है ना। तो देखते हैं 6 टाइम्स देख लेते हैं, 65 × 6 कितना बनेगा, 30 तो यहाँ से बन गया, 3 आ गया 36 और 3 यहाँ से 39, 390 बन रहा है। तो 6 टाइम तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 390, 6 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे बनेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो इस वाली प्रॉब्लम को समझिए, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। जिनको नहीं पता है तो भैया कंसेप्ट अब यहाँ पर सीख लो, है ना। ठीक है, 9th का आंसर चेक करते हैं, 6 आंसर आना चाहिए। 9th का आंसर क्या आ रहा है, 6 है ना, बिल्कुल सही है ना। नाउ लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। ओके, देखो प्रॉब्लम 10 भी बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करूंगा ना, आप लोग बस मेरी बात को ध्यान से समझना ना। तो बात क्या है, मैं पहली बार यहाँ पर देखो शेप का यूज करने वाले हैं ना। शेप क्या है समझाते हैं। कंसीडर द 2 सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। 2 सर्कल है जिनका रेडियाई r1 r2 है, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स है। कहाँ से पास कर रहे हैं, वर्टेक्स से पास कर रहे हैं ना। एंड टच द साइड BC एट पॉइंट B एंड C, है ना। टच द साइड BC एट पॉइंट B एंड C, मतलब वो वर्टेक्स ऐसे ही टच कर रहे हैं। देखो यहाँ से समझे आप बात को, ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C है। तो यहाँ B पे टच कर रहा है, ठीक है, और ये C पे भी टच कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, ये एक सर्कल गया। दूसरा सर्कल अगर हम देखें, ये कुछ ऐसे बना लेते हैं डायग्राम को, ऐसे कुछ बनाया है ना। यहाँ टच कर रहा है, मेनली पॉइंट क्या था, यहाँ टच कर रहा है ना, यहाँ टच कर रहा है। तो मान लो कि अगर एक सेंटर है, इसका सेंटर C1 यहाँ मान लेते हैं, इसका सेंटर C2 यहाँ मान लेते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ, ये कंप्लीट एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री है ना। और इसका डायग्राम थोड़ा सही से बनाते हैं कि सेंटर को जब दिखाना है तो ऐसे नहीं है ना, इससे यहाँ टच कर रहा है ना, यहाँ टच कर रहा है, तो सेंटर यहाँ कहीं दिखा देता हूँ C2। सर्कल कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम समझो ना, शेप की जरूरत नहीं पड़ी है ना, वो समझाएंगे, चलो ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट को समझिए। इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, चलो ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। कहना क्या चाह रहा है आपसे, R1 R2, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। आपको √R1 R2 का वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और आपको ये एंगल A गिवन है। ठीक है, तो एंगल A गिवन है ना। तो समझिए बात को, क्या करेंगे ना। अब देखो पॉइंट को समझो। मान लो थोड़ी देर के लिए एंगल में B मान लेता हूं, या ये एंगल तो B है, ये एंगल हमारे पास में कितना है, C एंगल है। ठीक है, ऐसे समझो। अच्छा, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो बहुत ध्यान समझिए। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये एंगल B है, ये एंगल ऐसे B है, ये एंगल B है, ये एंगल कितना बनेगा, 90। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 - B। तो ये एंगल कितना हुआ, B हुआ ना। ये R1 है, तो ये R1 cos B, और ये कितना लेंथ आ जाएगा, R1 sin B आ गया, ये लेंथ। सिमिलरली ये लेंथ भी कितना आएगा, R1 sin B। मतलब ये टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ R1 sin B आया। सिमिलरली अगर आप इस वाले डायग्राम में C में जब जाएं, परपेंडिकुलर वगैरह लगाएंगे, तो आप जब ये लेंथ निकालेंगे,
ये लेंथ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R2 साइन सी आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ठीक बात है, ये हमने सीख लिया। तो हमने देखो ये लेंथ निकाल दिया, ये लेंथ निकाल दिया ना। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया। पर देखो ये सब आसान के पीछे ना बहुत मेहनत रहती है, ये सब सोचना समझना ना। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं साइन रूल लगा देता हूँ। ये वाली साइड लेंथ 5 है, इसके सामने वाला एंगल 30 है, तो कितना आ गया साइन 30। ठीक है, तो ये वाली साइड लेंथ मैंने पकड़ा है ना, ये साइड लेंथ कितना आ रहा है 2R1, साइन भी आ गया, इसके सामने वाला एंगल कितना आ रहा है साइन सी आया। ठीक है, तो अब मैं ये वाली साइड लेंथ पकड़ता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ R2 साइन सी तो हमने यहाँ पकड़ा, इसके सामने वाला एंगल कितना आया साइन बी आया। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना। यहाँ से अगर मैं R1 निकालूँ तो साइन 30 देखो ऊपर जाएगा तो 2 बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए R1 कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन सी अपॉन में कितना आ जाएगा साइन बी आ जाएगा। अगर मैं R2 निकालूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन बी यहाँ से आया और साइन सी यहाँ से आया। ठीक, आपसे पूछा गया R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 तो कितना आ गया 25, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, अंडर रूट इसका वैल्यू निकालना है हमें, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या ठीक है, ये आंसर मुझे याद भी था, तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा ना, चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला डीपीपी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया है, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम धुरंधर प्रॉब्लम थी ना। तो एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ प्रॉब्लम्स का, तो समरी कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, अगर समझा जाए ना। अब देखो ये प्रॉब्लम भी मस्त प्रॉब्लम था ना, ये भी सबसे मस्त प्रॉब्लम था, ये भी मस्त प्रॉब्लम था ना, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था। तीन प्रॉब्लम सबसे मस्त और डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी ना, मतलब बढ़िया प्रॉब्लम्स थी। ये आसान प्रॉब्लम था, ये भी आसान ही था ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम भी आसान प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा ना, n बराबर 2 से जा रहा है ना। अच्छा, अगर इसकी बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ना, ये प्रॉब्लम भी बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, और ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, तीनों ही बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो डीपीपी नंबर आपने 48 सॉल्व कर लिया है। ओके बच्चों, थैंक यू।